तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन तमिल लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है शब्दम। ये मूवी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है और काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बेहतरीन है, आपको देखने में मजा आ जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत केरला मुन्नार में होती है, जहां पर हम होली एंजल्स नाम के एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को देखते हैं। जहां कॉलेज की छत के ऊपर हम 4th ईयर स्टूडेंट श्वेता को देखते हैं, जो कि कॉलेज की छत पर काफी ज्यादा परेशान और डरी हुई खड़ी हुई थी और उसको हमेशा चमगादड़ों की आवाज आ रही होती है, जिसको सुनकर वो बिल्डिंग के नीचे कूदकर खुद को ही खत्म कर लेती है। यानी कि सोच कर देखो ये आवाज कितनी खतरनाक होगी। अब ये सब अवंतिका नाम की एक डॉक्टर जो कि इसी कॉलेज के अंदर पढ़ाया करती थी, उसने ये सब चीजें अपने सपने के अंदर देखी थी। लेकिन जब वो बच्चों के शोर की वजह से उठती है तो उसको पता लगता है कि कॉलेज की छत से कूदकर सच में श्वेता ने खुद को खत्म कर लिया। यानी कि जो सपना उसको आया था वो रियलिटी में चेंज हो चुका था, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। और तब जाकर हमको एक बात और पता लगती है कि कॉलेज के बाथरूम के अंदर ही रिसेंटली मुकेश नाम के एक और स्टूडेंट ने खुद को ही खत्म कर लिया था, जिस वजह से कॉलेज का डीन और स्टाफ काफी ज्यादा परेशान था। लोगों ने इन सब बातों को पैरानॉर्मल घटनाओं से जोड़ना चालू कर दिया था और इससे आगे चलकर कॉलेज की इमेज बेकार हो सकती थी। इसलिए डीन सबसे इस चीज का सॉल्यूशन पूछता है। वैसे तो सभी लोग अलग अलग चीजें बता रहे थे, लेकिन अभी सबसे बढ़िया चीज यही थी कि वो लोग एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाकर एक बार कॉलेज की जांच करवा ले, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये सारे केसेस बिल्कुल नॉर्मल हैं और कॉलेज की इमेज इससे खराब भी नहीं होगी। और अब अगर बात पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की हो ही रही है तो यहाँ से सीन सीधा मुंबई में रूबन पर आता है, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था और वो अभी दिया नाम की बच्ची के घर पर उसके भूत से बात करने के लिए आया हुआ था। अब दिया की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके घर के अंदर पैरानॉर्मल घटनाएं होना चालू हो गई थी। अब रूबन जब अपने यंत्रों की मदद से दिया की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है तो शुरुआत में तो उसकी तरफ से काफी गुस्से वाला रिस्पॉन्स आता है, पर बाद में दिया उससे बात करते हुए बताती है कि उसके माता पिता ने उसके जाने के बाद उसकी फेवरेट डॉल को घर से बाहर फेंक दिया था और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि उसके घर वाले उसे प्यार नहीं करते। इसलिए रूबन तब दिया के पिता से उस डॉल के बारे में पूछकर उस डॉल को वापस लेकर आता है और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और रूबन वही व्यक्ति होता है जिसको होली एंजल्स वालों ने बुलाया था। इसलिए रूबन भी अब सीधा उस कॉलेज की तरफ जाने लगता है। अब वहाँ पहुंचकर जब वो डीन से बात करता है तो डीन की बातों से हम जान पाते हैं कि वो बस रूबन को सच्चाई पता करने के लिए 10 दिन का वक्त देने वाला था, क्योंकि डीन अपनी तरफ से मान चुका था कि ये सब पैरानॉर्मल घटनाओं की वजह से नहीं है, बल्कि बच्चों के स्टडी या फिर किसी और चीज के एक्सेसिव प्रेशर की वजह से हुआ है। और वो बस जल्दी से जल्दी रूबन से क्लीन चिट लेकर कॉलेज की इमेज बचाने के लिए उसको न्यूज़पेपर में छपवाने वाले थे। अब रूबन तब डीन से कहता है कि वो सब कुछ उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो वही चीज बताएगा जो कि रियल थी। खैर अब कॉलेज से निकलते समय डीन किसी से कॉल पर बात करते हुए बता रहे होते हैं कि उसने यहाँ के मैटर को संभालने के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुला लिया है और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम इसी कॉलेज के अंदर काम करने वाले व्यक्ति आरोग्यम को देखते हैं, जो कि रूबन का पास में ही रहने का इंतजाम कर देता है और कुछ दिनों के लिए वो रूबन का असिस्टेंट बनकर उसकी हेल्प भी करने वाला था। अब रूबन तब उसके साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर श्वेता ने खुद को खत्म किया था और बाद में वो उसकी क्लास में उसके क्लासमेट से बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो काफी ज्यादा हंसी मजाक करने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी मौत से एक हफ्ते पहले वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। वो तेज आवाज से डर जाती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और इवन उसने कैंटीन तक आना छोड़ दिया था। अब रूबन तब श्वेता के डेस्क को चेक करता है तो वहाँ पर उसको एक अजीब सा निशान मिलता है, जिसको श्वेता ने ही पेन से डेस्क के ऊपर कुरेद कर बनाया था। अब वहाँ से रूबन जाकर सीधा अवंतिका से मिलता है, जिसने 2 दिन न्यूरोबायोलॉजी की क्लास नहीं ली थी, पर रूबन को पता चलता है कि अवंतिका ही वो टीचर थी जिसका लेक्चर आखिरी बार श्वेता ने अटेंड किया था और क्लास खत्म होने के 30 मिनट के बाद ही उसने खुद को खत्म कर लिया। अब अवंतिका रूबन से सही से बात नहीं करती, क्योंकि उसको भूत वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं था और उसने बस कुछ थीसिस लिखने की वजह से 2 दिन अपनी क्लास नहीं ली थी। खैर अब अवंतिका वहाँ से चली जाती है और रूबन तब पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वो वहाँ से इस केस के बारे में पता करके मॉर्ग रूम में जाकर उन दोनों की बॉडीज को देख सके, यानी कि श्वेता और मुकेश की बॉडीज को। अब पुलिस स्टेशन के अंदर जो ऑफिसर होता है वो रूबन के काम का मजाक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रूबन ने उल्टा उसका ही मजाक बना दिया था और उसके बाद वो फाइल लेकर उनको रीड करने लगता है। तब उसको ये बात पता चलती है कि श्वेता और मुकेश दोनों के केस में ये चीज कॉमन थी, यानी कि मरने के बाद दोनों के ही कान से खून आया था, जो कि श्वेता के केस में तो समझ आता है कि जमीन से टकराने की वजह से ऐसा
हुआ होगा, लेकिन मुकेश के केस में ऐसा कैसे हो सकता है और इस बारे में किसी को पता नहीं था। और आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पुलिस स्टेशन जाकर केसेस को कैसे चेक कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसके डीन का इन्फ्लुएंस यहाँ पर था। खैर, अब तक मुकेश और श्वेता की बॉडी को मॉर्ग रूम के अंदर ही रखा गया था, इसलिए रूबन आरोग्यम के साथ वहाँ जाता है, जहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज उसको पता चलती है कि मुकेश की बॉडी को पहले ही फ्रीजर से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि फ्रीजर का इतना कम तापमान और केमिकल्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसकी बॉडी काफी जल्दी डिकम्पोज हो रही थी, जो कि नेचुरल ऑर्डर से बिल्कुल परे थी। और यही सेम हाल श्वेता की बॉडी के साथ भी था। दोनों की बॉडी की पोजीशंस भी अपने आप हमेशा चेंज होती रहती थी और डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और तभी अचानक से रूबन मुकेश के हाथ पर उसी सिंबल को नोटिस करता है जैसा कि श्वेता के डेस्क के ऊपर बना हुआ था, और इसका मतलब सच में इस केस के अंदर कोई ना कोई पैरानॉर्मल कनेक्ट जरूर है और उसका इस सिंबल से कुछ ना कुछ लेना जरूर था। खैर, उनके वहां से जाते ही मुकेश के हाथ को एक बार फिर से अकड़ते हुए देखते हैं, जो कि सच में काफी डिस्टर्बिंग था। खैर, वहीं अवंतिका जब नहा रही होती है तो उसको भी चमगादड़ों की आवाज आने लगी थी। दूसरी तरफ रूबन आरोग्यम के साथ अपने यंत्रों को लेकर पूरे कॉलेज में सस्पिशियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ढूंढने लगता है, जो कि उसको पूरा कॉलेज ढूंढने के बाद भी कहीं नहीं मिल रही थी। अब रूबन की एक आदत होती है कि जब जब उसको कॉलेज के चर्च की बेल्स की आवाज सुनाई देती थी, तब तब वो क्रिश्चियंस की तरह साइन ऑफ क्रॉस का गेस्चर बनाया करता। खैर, अब हर तरफ कैमरास लगाने के बाद रूबन गर्ल्स हॉस्टल में जाने का फैसला करता है और उसने आरोग्यम को कैमरास के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। खैर, अब श्वेता के रूम में जाने पर रूबन को वहाँ पर ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं, जिन्हें कान के दर्द के लिए इस्तेमाल करा जाता था। वहीं आरोग्यम को अचानक से ही कैमरा के अंदर एक भूतिया फिगर दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। पर जैसे ही वो भूतिया फिगर रूबन के सामने आता है तो रूबन तुरंत ही उसको एक चांटा मार देता है, और वो असल में कॉलेज की ही एक लड़की और उसके फ्रेंड्स थे, जिनसे अवंतिका ने रूबन को डराने के लिए कहा था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अवंतिका भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये जो रूबन है वो बिल्कुल फ्रॉड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल नहीं डरा था। इसलिए तभी रूबन अब अवंतिका के पास जाकर उससे उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए कहता है। अब उस समय अचानक से रूबन को अवंतिका के रूम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिग्नल्स आ रहे थे, पर क्योंकि ये सब अवंतिका के फोन की वजह से भी हो सकता था, इसलिए रूबन अवंतिका को फोन ऑफ करने की सलाह देता है, लेकिन अवंतिका इसके लिए साफ इनकार कर देती है। इसलिए रूबन भी अभी उससे बहस नहीं करता और उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है। दूसरी ओर रात में अवंतिका के सोते समय हम उसके हाथ की उंगलियों को अचानक से हिलता देखते हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके हाथ को पकड़ रहा हो, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहीं श्वेता के फोन के डेटा मंगवाने पर रूबन को उसके अंदर एक फोटो मिलती है, जिसके अंदर श्वेता, मुकेश और दीपिका नाम की एक लड़की थी। उन्होंने एक फिल्टर के साथ उस फोटो को खींचा था, लेकिन उन तीनों के अलावा भी वहाँ पर कोई और उस फोटो के अंदर मौजूद था, जो कि दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिल्टर तो उसके फेस पर भी लगा हुआ था, यानी कि उन तीनों के अलावा भी वहाँ पर कोई और एंटिटी मौजूद थी। खैर, अब क्योंकि अगला नंबर दीपिका का हो सकता था, इसलिए रूबन दीपिका के बारे में पता करने के लिए अवंतिका के पास जाता है, जो कि दीपिका को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर बंद था। दीपिका अभी राकेश यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर हो सकती थी, इसलिए अवंतिका दीपिका की फ्रेंड रीमा से राकेश का नंबर लेकर उसको कॉल करती है, लेकिन उसका भी नंबर नहीं लग रहा होता। अब उस समय अचानक से रूबन नोटिस करता है कि बात करते समय अवंतिका डेस्क के ऊपर कुछ तो ड्रॉ कर रही है। खैर, अभी राकेश का पता लेकर रूबन उसके फ्लैट पर जाता है, लेकिन राकेश और दीपिका तो सुबह ही बाहर चले गए थे। खैर, अब राकेश की फ्लैट की तलाशी लेने पर रूबन को वहाँ पर सेम ईयर ड्रॉप मिलती है, जिसको लेकर वो एक डॉक्टर के पास जाता है जिसने रिसेंटली ही दीपिका का इलाज किया था। डॉक्टर के हिसाब से दीपिका का केस कुछ ज्यादा ही अजीब था और वो अचानक से बेकाबू सी हो जाया करती थी, और उसको ऐसा लगता था कि जैसे हजारों चमगादड़ों की आवाज उसके कानों में आ रही हो, और अब दीपिका को ढूंढना सच में काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। इसलिए रूबन डीन से दीपिका की मिसिंग केस फाइल करने के लिए कहता है, लेकिन डीन पर मना कर देते हैं, क्योंकि ये बात न्यूज पर आने पर वो इस बात को भी पैरानॉर्मल चीजों से जोड़ देते, और अभी डीन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। खैर, अब रात में जब रूबन बैट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था, यानी कि चमगादड़ों के ऊपर, तब उसके पास में अवंतिका का कॉल आता है, जो कि उससे दीपिका के बारे में पूछ रही थी। लेकिन रूबन को समझ में नहीं आता कि अवंतिका को बाकी सबकी फिक्र कैसे होने लग गई, और तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि अवंतिका खुद को जितना एरोगेंट दिखाती है वो वैसी है नहीं। उसने रूबन की मदद करने की पूरी कोशिश करी थी। इवन उस दिन जब रूबन ने उससे फोन ऑफ करने के लिए कहा था, तो बेशक से उसने उसके मुंह पर ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन तुरंत ही बाद उसने फोन को ऑफ कर दिया था। और ये बात सुनकर तो रूबन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि बाद में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आना बंद नहीं हुई थी। इसलिए अगले दिन वो अवंतिका को मिलने के लिए कहता है, और वो भी इस पर मान जाती है, क्योंकि कल उसकी थीसिस की प्रेजेंटेशन थी, जिसके बाद ही वो रूबन से मिलने वाली थी।
खैर अब रात में राकेश जब दीपिका को कॉलेज के बाहर ड्रॉप करता है तो वहाँ का गार्ड तुरंत ही रूबन को इस बारे में कॉल करके बता देता है, क्योंकि ऐसा रूबन ने उसे करने के लिए कहा था। अब वो भी तुरंत ही हॉस्टल की तरफ जाने के लिए निकल चुका था। वहीं दीपिका को अभी भी चमगादड़ों की आवाज परेशान कर रही थी और उसके हाथ पर भी सेम सिंबल बन गया था जो कि मुकेश के हाथ पर था, जिसके साथ ही अचानक से अवंतिका को ऐसा सपना आता है जैसे कि कोई खुद को खत्म कर रहा हो, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। वहीं रूबन जब हॉस्टल के पास पहुंचता है तो उसको एक पेड़ पर दीपिका खत्म हुई मिलती है, यानी कि वो वहाँ पर लटकी हुई थी, जिसको देखकर तो उसके होश उड़ गए थे। दूसरी तरफ हम एक मैक्सिकन शेमन को भी देख पाते हैं जिसको किसी का कॉल आता है, पर अभी हम उनकी ज्यादा कॉन्वर्सेशन को नहीं देख पाते, लेकिन इतना तो था कि यहाँ पर कोई ना कोई जादू टोना चल रहा था। अब यूनिवर्सिटी के अंदर सभी एक और मौत से काफी परेशान थे और अभी जैसे ही रूबन दीपिका के हाथ पर उस मार्क को नोटिस करता है तो वो और भी ज्यादा बहुत चक्का रह जाता है। तभी उसको एक बार फिर से चर्च बेल्स की आवाज आती है और उसका ध्यान यूनिवर्सिटी के पास बनी हुई एक और बिल्डिंग पर जाता है। आरोग्यम से बात करने पर उसको पता चलता है कि वो बिल्डिंग असल में यूनिवर्सिटी की दूसरी लाइब्रेरी है, लेकिन अजीब बात ये थी कि रूबन वहाँ पर अभी एक बार भी नहीं गया था, जिसके चलते वो वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर ही धूप की वजह से वो सिंबल भी बन रहा था जिसको मरने वालों के हाथों पर या फिर डेस्क के ऊपर देखा गया। इवन दीपिका, मुकेश और श्वेता की जो फोटो रूबन ने देखी थी जिसके अंदर कोई इनविजिबल एंटिटी उनके साथ थी, वो भी यहीं की थी। वो तीनों यहाँ पर नशे करने के लिए आया करते थे और वहाँ का वार्डन कुछ पैसे लेकर सीनियर्स को ये सब करने की परमिशन दिया करता और अवंतिका भी वहाँ पर रोज आकर पढ़ाई करा करती, जिसको सुनकर रूबन को याद आता है कि राकेश को कॉल करते समय अवंतिका ने असल में इसी सिंबल को बनाया था जिसको उसने अभी लाइब्रेरी के अंदर देखा। और फोन ऑफ करने के बाद भी अवंतिका के रूम से रूबन को सिग्नल्स मिल रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि अवंतिका के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अवंतिका जब रूबन से मिलने के लिए आती है तो रूबन उसको रात में पुरानी लाइब्रेरी में आने के लिए कहता है, जिस पर वो मना कर देती है, लेकिन रूबन उसको समझाने की कोशिश करता है कि असल में अवंतिका अकेली नहीं है, उसके साथ कोई तो मौजूद है जो कि उसके लिए बाद में बड़ी मुसीबत बन सकता है। साथ ही साथ अवंतिका के हाथ पर किसी के जोर से पकड़ने के निशान भी थे और रूबन समझ चुका था कि कुछ तो है जो कि अवंतिका छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर अवंतिका उसकी बात को नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। खैर अब रात में रूबन काफी सारे EMF मीटर्स को लाइब्रेरी के अंदर रख देता है और वहाँ पर कुछ टेस्ट को करना चालू करता है। उसके साथ कुछ स्टूडेंट्स और आरोग्यम भी मौजूद था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर अवंतिका भी आ जाती है जो कि सच में इस केस को सुलझाने में रूबन की हेल्प करना चाहती थी। खैर रूबन अभी उसके हाथ को एक चेयर पर बांधकर उसके ब्रेन से कुछ यंत्रों को अटैच करता है और उसको एक पेंडुलम के ऊपर फोकस करने के लिए कहकर खुद उसके माइंड की रीडिंग्स लेता है। शुरुआत में तो अवंतिका खुद इससे फ्रस्ट्रेट होकर खुद को खोलने लगती है, लेकिन जब रूबन उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको EMF मीटर के ऊपर कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, जिनको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह गया था। मतलब कि फाइनली वो स्पिरिट रेस्पॉन्स देना चालू कर चुकी थी। तब रूबन को उससे बातें करते हुए काफी अजीब सी आवाजें आती हैं और उसको पता चलता है कि इस जगह पर एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं बल्कि 42 आत्माएं थी। जी हाँ, जिनको जानकर तो सबके होश उड़ गए थे। उनमें से एक आत्मा अभी रूबन को कैमरा के अंदर अवंतिका के पास दिख रही होती है, जिससे कि वो अवंतिका को हार्म ना करने के लिए कहता है, लेकिन अवंतिका इतनी ज्यादा पैनिक कर रही थी कि स्पिरिट को गलत फहमी होने की वजह से वो अवंतिका के ऊपर हमला कर देती है और उसको काफी बार चेयर समेत उठाकर फेंकने के बाद खींचते हुए साइड में ले जाती है। अवंतिका की हालत इन सब से इतनी खराब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इवन बाकी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन इसके पीछे भी स्पिरिट्स का कोई ना कोई मकसद था। लेकिन डीन तो बस ये बोलकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है कि दिक्कत लाइब्रेरी के अंदर नहीं है बल्कि अवंतिका के अंदर है, और इसलिए उन्होंने अवंतिका को यूनिवर्सिटी से जाने के लिए भी कह दिया था ताकि यूनिवर्सिटी की इमेज लोगों के सामने खराब ना हो जाए। अब रूबन डीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात को बिल्कुल मना कर देता है और उसको भी वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब रूबन तब वापस से गेस्ट हाउस में जाकर लाइब्रेरी के अंदर रिकॉर्ड हुई ऑडियोज को सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था, पर जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने कंप्यूटर को ही तोड़ देता है। तभी उसको फिर से चर्च की बेल सुनाई देती है और उस चर्च के बारे में जब रूबन आरोग्यम से पूछता है तो उसको पता चलता है कि असल में वहाँ पर कोई चर्च है ही नहीं। इवन चर्च बेल की आवाज भी सिर्फ रूबन को ही आ रही थी, जिससे रूबन समझ जाता है कि जिस दिन से वो यहाँ पर आया था उसी दिन से वो स्पिरिट्स उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और इसलिए मैंने आपको कहा भी था कि इस चीज को आप याद रखना। तो आपको समझ में आया होगा कि बेल की आवाज खाली उसे ही आया करती, जो कि असल में स्पिरिट्स का ही एक संकेत था।
और इसलिए रूबन जो होता है वो अब जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है। पर तभी उसको उसके एक साथी दीपक का कॉल आता है, जिसको भी रूबन ने अब तक का सारा डेटा भेज दिया था। और तब दीपक उसको बताता है कि बेशक से ये बिल्डिंग अभी लाइब्रेरी है, लेकिन पहले के समय पर पक्का वो एक चर्च हुआ करती थी, क्योंकि उसकी बनावट बिल्कुल एक चर्च जैसी ही है। वहाँ जाने पर अब रूबन वहाँ पर रखे हुए एक पियानो को टच करता है और तब उसको एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, जो कि जमीन पर एक अजीब सी आकृति, एक पैटर्न बना रही थी। अब दीपक तब उसको ये सजेस्ट करता है कि अगर वो इस फ्रीक्वेंसी के बारे में पता कर ले तो शायद से सही से उन स्पिरिट से वो कांटेक्ट कर पाएगा। अब रूबन भी ऐसा करने में लग गया था और तभी वो क्लैड ने प्लेट एक्सपेरिमेंट से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर बनने वाले पैटर्न्स की फ्रीक्वेंसी को नोट करने लगता है। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर होता ये है कि एक बहुत ही पतली सी मेटल की लेयर होती है, जिसके ऊपर किसी रेत को या फिर सॉल्ट को रखा जाता है, और जब ये मेटल जो होती है वो वाइब्रेट होती है तो उसके ऊपर काफी सारे अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, जिसको ही यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया था। अब तभी रूबन को 444 फ्रीक्वेंसी पर बनने वाला एक पैटर्न मिलता है, मतलब कि वो 444 फ्रीक्वेंसी पर उन स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकता था। और अब जब रूबन इस फ्रीक्वेंसी के बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि इसको गॉड फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मनी भी कहा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल साउंड थेरेपीज में और भी काफी सारी जगह पर होता है। अब तभी दीपक जो होता है वो रूबन से उन फ्रीक्वेंसीज के नोट्स को बनाने के लिए कहता है, जो कि किसी म्यूजिक की तरह होने चाहिए थे। और रूबन को म्यूजिक की नॉलेज भी थी, लेकिन अभी वो म्यूजिक से काफी दूर रहा करता, और दीपक उसको पुरानी बातों को ना सोचकर काम पर ही फोकस करने के लिए कहता है, क्योंकि पास्ट होता है। खैर, तभी हम रूबन के विजन्स के अंदर किसी को मरते हुए देखते हैं और गुस्से में किसी को पियानो तोड़ते हुए भी नोटिस करते हैं। लेकिन अभी रूबन जैसे तैसे खुद को शांत करके वो नोट्स को बनाने लगता है और जल्दी ही एक म्यूजिक लिख देता है। जिसके बाद जब रूबन उस म्यूजिक को लेकर पास के ही एक चर्च के अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि ऐसी प्रेयर्स को चर्च के अंदर नहीं गाया जाता। अब वहाँ के फादर शुरुआत में तो रूबन से सही से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको ये बात पता चलती है कि वो होली एंजल से आया है तो वो तुरंत ही उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब उनके हिसाब से सच में वहाँ पर किसी शैतान का साया था। रूबन तब परेशान होकर वहाँ से अपनी कार में आ जाता है, जहाँ पर कुछ सोचने के बाद वो उस फ्रीक्वेंसी को अपनी कार में ही सेट करता है, जिसके तुरंत ही बाद उसकी गाड़ी उसको अपने आप कहीं पर ले जाने के लिए इंडिकेटर शो करने लग गई थी। वो जंगल में एक आदमी के पास पहुंच जाता है, जो कि कॉफिन्स का काम किया करता था, उनको बनाने का काम करता था। अब उसको वो म्यूजिक नोट्स दिखाता है, लेकिन अब रूबन को होली एंजल्स के बारे में सारी बात पता चलती है। असल में 34 साल पहले ये धुन डॉक्टर डायना ने बनाई थी और ये नोट्स उन्होंने ही बनाए थे। वो कॉलेज के चेयरपर्सन डॉक्टर डैनियल की बीवी थी। अब हर संडे वो चर्च में जाया करती थी, जहाँ पर एक दिन कोई मेंटली गिफ्टेड बच्चे को छोड़कर चला गया था। तभी डायना ने उस बच्चे को पालने का फैसला किया और ऐसा करते करते उसके पास में 42 मेंटली गिफ्टेड बच्चे हो गए थे, जिनको उनके घर वालों ने उनके डिसेबल होने की वजह से त्याग दिया था। पर डायना जो होती है उसने उनको बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत ही दुलार से पाला पोसा। उसे खुद को भी नहीं पता चला कि वो डॉक्टर डायना से कब मदर डायना बन जाती है। सब बच्चे उसी चर्च में रहा करते थे, जहाँ पर अभी वो लाइब्रेरी थी। हालांकि ये सारे बच्चे बोल नहीं सकते थे, पर उनके पास कम्युनिकेट करने का एक लौता मीडियम म्यूजिक था। अब डायना उन सभी को काफी अच्छे से रखती थी और वो उनको म्यूजिक भी सुनाया करती, जिसका उन बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा था, जिसके चलते सभी ने डायना को काफी ज्यादा प्रेज भी किया था। पर अचानक से एक दिन वो सभी बच्चे कॉलेरा यानी कि हैजा से पीड़ित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। डायना ने उनको बचाने की काफी कोशिश करी, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाई और डायना इन सब से इतनी टूट गई थी कि उस दिन के बाद से उसको किसी ने अभी तक देखा ही नहीं था। अब उसके बारे में बस डॉक्टर डैनियल को पता हो सकता था, यानी कि चेयरपर्सन को। खैर, अब कॉफिन बनाने वाले को ये सारी बातें इसी वजह से पता होती हैं, क्योंकि उसने ही उन बच्चों के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कॉफिन बनाए थे और उन सभी बच्चों की लाशों को वहीं पास में ही बैरी करा गया था, जहाँ पर रूबन उस आदमी के साथ जाता भी है। सबसे बड़ी बात कि रूबन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से ही सभी बच्चों को कॉलरा यानी कि हैजा एक साथ कैसे हो सकता है। इसलिए वो बच्चों की बॉडी को निकाल कर उनका पोस्टमार्टम करवाना चाहता था कि ये बात सच भी थी या फिर झूठ था। खैर, कॉफिन बनाने वाला व्यक्ति उसको ऐसा करने के लिए मना कर देता है, जिसके चलते रूबन अभी वहाँ से चला जाता है। अब आरोग्यम से बात करके रूबन को पता चलता है कि डॉक्टर डैनियल 3 या 4 साल में बस एक बार ही कॉलेज आते हैं और रूबन को बस अभी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर 34 सालों से वो बच्चों की आत्मा एक्टिव नहीं थी तो अचानक से वो सभी आत्माएं एक्टिव कैसे हो गई। यानी कि आपको याद हुआ कि अवंतिका के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते टाइम उसको पता चला था कि वहाँ पर पूरी 42 आत्माएं थी, जो कि इन्हीं बच्चों की थी, जो कि अचानक से ही सक्रिय हो गई। अब हम एक और झलक उस मैक्सिकन शेमन की देखते हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वही उन चमगादड़ों को कंट्रोल कर रही हो। मीनवाइल रूबन अवंतिका से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर वो उसको अब तक की सारी बात बताता है और रूबन की बातों से हम जान पाते हैं कि उसे म्यूजिक बस इसी वजह से पसंद नहीं है क्योंकि बचपन में उसकी माँ काफी ज्यादा अच्छा म्यूजिक बजाया करती
करती थी और उन्होंने उसे काफी अच्छा म्यूजिक सिखाया भी था। लेकिन एक समय पर उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो जाती है और रूबन के पिता ने उससे उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए कहा था। लेकिन उस दिन रूबन अपने रूम में पियानो की धुन को बजाने में व्यस्त हो रखा था और उसी वक्त अचानक से रूबन की माँ की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। अब वो रूबन को बुलाने की काफी कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वो उनकी बात को सुन नहीं पाता और उनकी माँ की वही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से ही रूबन को म्यूजिक से नफरत सी हो गई थी और उसने अपने पियानो को भी तोड़ दिया था और यही झलक हमने देखी भी थी। और उसी समय से रूबन अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानने लग गया था। पर एक टाइम पर सोते समय उसे अपनी माँ के विजन्स आए थे, जिन्होंने उसको समझाया कि रूबन की इन सब में कोई गलती नहीं थी। जिसके बाद से ही रूबन के मन में थोड़ा सा गिल्ट कम हुआ था और उसके बाद से ही उसने डिसाइड किया था कि वो आगे चलकर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनेगा, सबकी हेल्प करेगा। पर उस दिन के बाद से उसने खुद से ही म्यूजिक बजाना छोड़ दिया। कभी भी उसने पियानो को हाथ नहीं लगाया था और अवंतिका को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है और क्योंकि उसे अभी अकेले रहने में काफी डर लग रहा था, इसलिए रूबन अभी उसके पास हॉस्पिटल में रहने का ही फैसला करता है। खैर अब यहीं से सीन सीधा उस कॉफिन वाले व्यक्ति पर आता है, जिसको कहीं ना कहीं रूबन की बात सही लग रही थी कि वो बच्चे इंसाफ डिजर्व करते थे। और क्योंकि वो इस बात को भी जानता था कि रूबन के इरादे गलत नहीं थे, इसलिए वो एक बच्चे की बॉडी को निकालने के लिए कब्र को खोदने लगता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई बॉडी नहीं होती, वहाँ पर खाली एक जार था, जिसको देखकर ये बात तो समझ में आ रही थी कि उन बच्चों के ऊपर किसी न किसी तरह का काला जादू करा गया था। और तभी अचानक से उसको भी चमगादड़ों की आवाजें आने लगती हैं, यानी कि जो कुछ भी था वो चमगादड़ों की आवाज से ही रिलेटेड था। और तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से ही उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। मीनवाइल अवंतिका जब सो रही होती है कि तभी अचानक से उसे उस टाइम के विजन्स आते हैं जब वो एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इलाज कर रही थी। वो देखकर उसकी बॉडी अचानक अकड़ने लगती है कि तभी जैसे तैसे रूबन उसको संभालता है। अब तभी अवंतिका कोई बात बोलती है, लेकिन रूबन को ये चीज समझ नहीं आती। अब होश में वापस आने के बाद अवंतिका रूबन को बताती है कि जिस पेशेंट को उसने अपने विजन्स में देखा था वो इसी हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर है। अब बात की गंभीरता को समझते हुए रूबन तभी जल्दी से अवंतिका ने जो कुछ भी कहा था उस वॉइस को दीपक को भेजकर डिकोड करने के लिए कहता है और वो खुद जल्दी से अवंतिका के साथ आईसीयू वार्ड में जाने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अभी वो पेशेंट ही नहीं थी, पर क्योंकि ये पेशेंट कोमा में थी और कहीं चल नहीं सकती थी, इसलिए अवंतिका और रूबन सोचने लगते हैं कि वो कहाँ पर गई होगी। तभी अचानक से रूबन को कुछ आवाजें आने लगती हैं जो कि वो स्पिरिट्स कर रही थी, ताकि वो रूबन को गाइड कर सके। एंड आई बिलीव कि उन बच्चों की स्पिरिट्स पक्का उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है जो कि यहाँ भयानक घटित हुआ था। खैर उनका पीछा करते हुए जब वो एक रूम के बाहर पहुँचते हैं तो एक रूम के बाहर की लाइट्स अचानक से फ्लिकर होने लगी थी, इसलिए रूबन समझ जाता है कि उसे अंदर ही जाना है। अंदर जाने पर उन्हें वहाँ पर एक जेनिफर नाम की पेशेंट मिलती है जो कि कोमा में थी। जेनिफर पिछले 5 साल से कोमा में थी और अवंतिका ने उसका इलाज 2 महीने पहले अपनी प्रैक्टिस के दौरान किया था, पर सीनियर डॉक्टर के एनेस्थीसिया लगाने की वजह से वो फिर से एक बार कोमा में चली गई। अब अवंतिका ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। पर अब रूबन को सारा माजरा समझ आ जाता है। असल में ये लेडी जेनिफर नहीं बल्कि खुद डायना थी, जो कि पिछले इतने सालों से गायब थी, जिसको असल में नाम बदलकर जानबूझकर वहाँ पर रखा गया था और वो पिछले 34 साल में कोमा में ही थी, इसलिए उन बच्चों की आत्मा इनएक्टिव हुई। लेकिन 2 महीने पहले जब वो अचानक से होश में आई थी तो उन बच्चों की आत्मा सक्रिय हो गई। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 6 तारीख को डायना होश में आई थी और 10 तारीख को ही मुकेश की मौत हुई, जिसका सिंपल सा रीजन यही था कि दीपिका, श्वेता और मुकेश की भी ड्यूटी बाद में डायना के लिए लगाई गई थी, जिसको सभी जेनिफर समझ रहे थे। और उस समय असल में उन्होंने उसके बारे में काफी उल्टी सीधी बातें करी थी और बिना कुछ सोचे समझे ही उसको बारी बारी से एनेस्थेसिया दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर उन्होंने एथिकल चीज नहीं करी थी और वो जानते थे कि इससे उसे दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कर दिया। बेसिकली वो यही सोच रहे थे कि ये वैसे भी यहाँ पर एक बोझ है और जल्दी ही खत्म हो जाएगी, जिसके चलते उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और इसी रीजन की वजह से उन बच्चों की आत्माओं को गुस्सा आया होगा और उन्होंने इनकी जान ले ली। खैर अभी रूबन को लग रहा होता है कि ये डायना असल में जिंदा है ही नहीं, क्योंकि एनेस्थेसिया के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जानी चाहिए और जानबूझकर उसको जिंदा दिखाने की कोशिश करी जा रही है। इनफैक्ट आपको एक बात याद होगी कि उस लाइब्रेरी के पास में दीपिका, श्वेता और मुकेश ने फोटो खिंचवाई थी, जहाँ पर एक अनजान शक्ति उनके साथ थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं बच्चों में से किसी की स्पिरिट होगी। खैर अब रूबन जो होता है वो डायना के शरीर पर लगे हुए इक्विपमेंट्स को हटाने की कोशिश करने लगता है और अवंतिका उसको ऐसा करने से रोक रही थी कि तभी एक गार्ड आकर पीछे से रूबन के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता
है। अब आगे हॉस्पिटल वालों ने रूबन के ऊपर जेनिफर यानी कि डायना को मारने की कोशिश करने के लिए केस कर दिया था। अब रूबन तब पुलिस वाले को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि डायना जिंदा है ही नहीं, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। यानी कि किसी को अभी तक पता ही नहीं था कि ये जेनिफर है, और क्योंकि उसको पिछली बेइज्जती का भी बदला उससे लेना था, इसलिए वो रूबन के चांटा भी मारता है। लेकिन उसके बाद से ही अचानक से उस पुलिस वाले के कान हाइपर एक्टिव हो चुके थे, जो कि वहाँ पर मौजूद किसी इनविजिबल शक्ति की वजह से हो रहा था। पुलिस वाले की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। और हम जानते हैं कि ये आवाज पक्का उन्हीं चमगादड़ों की होगी। खैर डॉक्टर भी खुद उसकी हालत देखकर हैरान थे। अब रूबन को भी छोड़ दिया जाता है और अभी वो आरोग्यम के साथ कॉफिन बनाने वाले आदमी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उस आदमी को भी किसी बुरी शक्ति ने खत्म कर दिया था। अब रूबन को वहाँ पर वो जार भी मिलता है जो कि कॉफिन वाले बंदे ने जमीन से निकाला था, जहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं थी बच्चे की। इसको देखकर रूबन सब समझ जाता है कि ये सारी चीजें किसी मैक्सिकन मैजिक की वजह से हुई हैं। पर जब रूबन उस मैजिक के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए जार लेकर अपनी कार से कहीं जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर काफी सारे चमगादड़ हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और वो जार टूटकर अपने आप ही जल गया था। यानी कि मैक्सिकन शेमन और उसके साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ था वो ये चाहता था कि ये चीज कभी बाहर ना आए। खैर वहीं हम डीन को देखते हैं, जिसके ऊपर अब प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो किसी तरह से डैनियल को यहाँ पर बुलाए, ताकि डैनियल ये बात कंफर्म कर सके कि डायना सच में जिंदा है या फिर नहीं। पर डीन इस बात के लिए कंफर्म होता है कि डैनियल अब पूरी तरह फॉरेन में शिफ्ट हो गए हैं और वो डीन की मौत पर ही वहाँ पर आने वाले थे। अब उस समय डीन के रूम में ये बात कोई इनविजिबल शक्ति सुन रही होती है और थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि उसके कान भी हाइपर एक्टिव हो गए थे और एट लास्ट उसे दिल का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसकी खबर सुनते ही डैनियल तुरंत ही मुन्नार में आ जाते हैं और उन्होंने डायना के जिंदा होने की कंफर्मेशन भी दे दी थी। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सच बात थी, डायना अभी भी जिंदा है, पर अब वो उसको इस तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं रखना चाहते थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि डायना को एनेस्थेशिया दिया जा रहा था, जो कि काफी अजीब बात थी। और डैनियल खुद भी डॉक्टर थे, तो उनको ये बात तो समझ में आ जाती है कि कोमा के पेशेंट्स को एनेस्थेशिया देने का कोई भी मतलब नहीं बनता। वहीं रूबन को अब सही से सब कुछ समझ में आ गया था। असल में जैसा उसे लग रहा था कि डायना जिंदा नहीं है, वो बस उसको इसी वजह से लग रहा था क्योंकि डायना के शरीर में उसकी आत्मा नहीं थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि डायना असल में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही थी। डायना को जबरदस्ती एनेस्थेशिया दिया जा रहा था, इसलिए उसकी बॉडी उसको सह नहीं पाई और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई, जो कि अब मरे हुए बच्चों को देख सकती थी। वो उनके साथ थी, जिनको ही इंसाफ दिलवाने की होप ने उसको जिंदा रखा हुआ था। मतलब कि उसका शरीर अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी आत्मा उसके शरीर के बाहर है। वहीं हम उसी डॉक्टर को देख पाते हैं जिसने डायना को एनेस्थेशिया दिया था, और वो अभी किसी डॉक्टर एन डैनियल को कॉल करता है। और यहाँ पर ये वो डैनियल नहीं है, डॉक्टर एन डैनियल, जो कि उसको डायना को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए कह रही थी। और ये कोई फीमेल होती है, जिसको सुनकर अब डायना का लाइफ सपोर्ट सिस्टम वो डॉक्टर हटाने ही वाला था कि तभी उसको डायना का ही कॉल आता है। जी हाँ, जिसको देखकर तो डॉक्टर के पसीने छूटने लग गए थे। और जैसे ही वो कॉल उठाता है, वैसे ही उसमें से कुछ क्रीपी आवाजें आने के बाद फोन के ब्लास्ट होने की वजह से डॉक्टर की मौत हो जाती है। और अब तक हॉस्पिटल के अंदर अवंतिका और रूबन भी आ गए थे, और अब इसलिए वो डायना को जल्दी से अपने साथ लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाने लगते हैं, जहाँ पर ही बच्चों के साथ डायना की आत्मा भी होने वाली थी। तभी उन्हें दीपक का कॉल आ जाता है, जिसकी बातों से हम जान पाते हैं कि अभी रिसेंट में जो वॉइस उन बच्चों की तरफ से सुनाई दी थी, उसके अंदर डॉक्टर नैन्सी डैनियल का नाम बार बार आ रहा है, जो कि असल में डॉक्टर डैनियल की दूसरी बीवी है। जी हाँ, और उसने ही ये सारी चीजें करी थी। वहीं हम डॉक्टर डैनियल को देख पाते हैं, जो कि घर पर जाकर समझ चुका था कि ये सब किसने किया होगा, और इसलिए वो नैन्सी की एक किताब को पढ़ने लगता है, जिसके अंदर उसने अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ था। अब तब तक नैन्सी खुद भी वहाँ पर एक पॉइजन का इंजेक्शन लेकर आ चुकी थी, जो कि वो डैनियल को लगा देती है। और दोस्तों, अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। उसकी बातों से हमको पता लगता है कि 34 साल पहले डायना बस अपनी म्यूजिक थेरेपी की वजह से काफी ज्यादा नाम कमा रही थी। अब इस चीज से नैन्सी काफी ज्यादा जेलस रहा करती थी, और उसने बच्चों के ऊपर एक नया तरीके का एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। उसने वैम्पायर बैट्स के ऊपर मैक्सिकन शेमन की मदद से एक रिचुअल करवाया, और उनकी अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से बच्चों को सबसे छुपकर एक एक्सपेरिमेंट में डाल दिया। अब बेशक से ये 42 बच्चे यानी कि 42 बच्चे डायना के लिए उसकी जान थे, लेकिन नैन्सी उन्हें मात्र एक लैब रैट की तरह इस्तेमाल कर रही थी। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट उन्हें 42 बच्चों के ऊपर करा जा रहा था। ऑब्वियस सी बात है, डैनियल की दूसरी बीवी थी, उसके पास भी सारी चीजों का एक्सेस था। और जिस डॉक्टर से एन डैनियल नाम की किसी लेडी का फोन आया करता था, वो यहाँ पर नैन्सी ही थी। अब होता यह है कि इन अल्ट्रासोनिक वॉइसेस की वजह से बच्चों को काफी दर्द होता था, और अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से ही उनकी जान चली गई थी।
और एक बच्चे को हम मरते हुए देखते भी हैं जिसके सामने रिफ्लेक्शन की वजह से चर्च के अंदर मौजूद वही सिंबल बन रहा था जो कि हमने काफी सारे लोगों के ऊपर जैसे कि मुकेश के ऊपर भी देखा था। इनफैक्ट अवंतिका ने भी यही सिंबल बनाया। और बात रही कि ये सिंबल क्या दर्शाता है, तो हमेशा से ये बच्चे और उनकी स्पिरिट जो थी वो हमेशा से कॉन्शियसनेस और फ्रीडम चाहती थी, जिसका ही ये सिंबल बार बार बन रहा था। एटलीस्ट इस मूवी से तो मुझे यही समझ में आता है। और यही रीजन था कि ये जो स्पिरिट्स होती हैं बच्चों की, वो बदला लेने के लिए इसी तरह की वेव्स का, चमगादड़ों की आवाज का और अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रही थी। अब डायना को उस समय ये बात पता चल गई थी और इसलिए नैन्सी ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था, पर वो मरने के बजाय कोमा में चली गई, जिसके बाद से ही उसको शेमन ने सजेस्ट किया था कि वो डायना को जिंदा ही रहने दे, क्योंकि अगर वो मरती तो बच्चों की आत्मा के साथ बदला जरूर लेती। पर एक रिचुअल करके उन्होंने एक जार में बैट को रखा था, यानी कि चमगादड़ को, जिसको ही उन बच्चों की डेड बॉडीज के साथ गाड़ दिया गया, जो कि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में जार मिला भी था। जिसका रीजन यही होता है कि इन सब चीजों के बारे में, नैन्सी के बारे में किसी को कभी कुछ पता ना चल सके। उसके ऊपर एक तरह का जादू भी करा गया था, जिसके चलते वो खुद पे खुद फट गया और जल भी गया। और यही सेम चीज रूबन के सामने हुई थी, क्योंकि अगर कोई भी बच्चों की बॉडीज तक बाद में पहुंच जाता तो सच उनके सामने आ सकता था। और सच यही होता कि बच्चों की मौत कॉलेरा यानी कि हैजा की वजह से नहीं, बल्कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से हुई थी। और उस समय पर ही नैन्सी ही अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा करती थी, इसलिए रिचुअल करके बच्चों की बॉडी को सेव कर दिया गया था, जिससे अगर कोई भी उनकी बॉडी तक जाने की कोशिश करता तो उसको वो जार मिलता और उससे उसकी मौत हो जाती। लेकिन रूबन बच गया था। ऑब्वियस सी बात है, ये स्पिरिट्स उसका साथ दे रही थी। और इसलिए कॉफिन बनाने वाला आदमी जब बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसकी भी मौत हो गई। अब नैन्सी के मारने की वजह से डायना को गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से वो कोमा में गई थी। लेकिन अवंतिका के सही इलाज करने की वजह से वो कोमा से बाहर आ गई, जिस वजह से ही नैन्सी ने ही उस डॉक्टर से डायना को फिर से कोमा में भेजने के लिए कहा था, यानी कि वो एनेस्थेसिया देने के लिए कहा था। और उसके बाद उस डॉक्टर ने अपने जूनियर्स को, यानी कि मुकेश को, श्वेता को और उसकी फ्रेंड को कहा था कि वो भी ऐसा ही करते रहे, और उन्होंने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा किया। बेसिकली ये सब मस्ती करना चाहते थे, इन्हें डायना से कोई भी मतलब नहीं था। खैर, अब नैन्सी की बातें सुनकर डैनियल को काफी बुरा लगता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था और जहर की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। वही अवंतिका और रूबन कुछ यंत्रों को लाइब्रेरी में ही लगाकर उन्हें डायना को उसके शरीर में वापस आने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को अगर मुक्ति दिलवानी है तो उसको अपने शरीर में आना ही पड़ेगा। और डायना ऐसा करना तो चाहती थी, लेकिन अभी एक बच्चे की स्पिरिट उसको ऐसा करने से रोक देती है, और अपनी ममता की वजह से डायना की स्पिरिट अपने शरीर में नहीं जाती। खैर, इतने में ही वहाँ पर नैन्सी खुद आ जाती है, जो कि अब डायना को खत्म करना चाहती थी। तब अवंतिका और रूबन उसकी मदद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नैन्सी के आदमी उन पर हमला करते हैं। अब अवंतिका को नैन्सी खुद मार रही थी और वो बच्चों की स्पिरिट तब उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही होती हैं। पर नैन्सी ऑलरेडी अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में काफी जानती थी, इसलिए वो एक नॉइस कैंसलेशन डिवाइस को पहनकर आई थी, जिस वजह से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो वहां पर एक दूसरे डिवाइस की मदद से बहुत खतरनाक वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करके काफी सारी चमगादड़ों को बुला लेती है। एंड आई बिलीव कि ये मॉर्बियस की बहन तो नहीं है। खैर, अब ये जो बैट्स होते हैं वो डायना, अवंतिका और रूबन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब हम देख पाते हैं कि इन क्रॉस नॉइसेस की वजह से स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर भी उन बच्चों को चमगादड़ों से काफी दिक्कत हो रही थी। और अब डायना को नैन्सी पॉइजन वाला इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है कि तभी रूबन पास में रखे हुए पियानो को देखता है और जैसे तैसे अपने डर को काबू करके उस पर डायना की धुन को बजा देता है, जिससे कि उन बच्चों को हिम्मत मिलती है और वो नैन्सी के सभी बैट्स को वहां से भगा देते हैं। इवन अब तक डायना को भी समझ आ गया था कि उसको अब अपने शरीर में वापस आना होगा, जिसके चलते वो जल्दी से अपने शरीर के अंदर वापस आ जाती है और नैन्सी के इंजेक्शन लगाने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेती है। नैन्सी का डिवाइस भी अब तक गिर चुका था, जिससे जैसे ही बच्चों को मौका मिलता है वो बहुत ही ब्रूटली नैन्सी को मार डालते हैं। नैन्सी का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी भी डिकम्पोज हो गई थी। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि स्टार्टिंग में जो लोग मारे गए थे उनकी बॉडी डिकम्पोज एकदम से क्यों हो रही थी, उनकी बॉडी भी क्यों अकड़ रही थी, क्यों हिल रही थी, क्योंकि ये सब इन्हीं बच्चों की स्पिरिट्स का करा धरा था। खैर, अब इसके कुछ ही दिनों के बाद में हम देखते हैं कि डायना ने फिर से उस चर्च के अंदर डिसेबल्ड बच्चों को रखना चालू कर दिया है और वो उनका इलाज म्यूजिक थेरेपी से ही कर रही थी। रूबन को भी ये देखकर काफी अच्छा लगता है और अब कहानी की आखिरी सीन में अवंतिका से बात करके वो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद हम काफी सारे हॉस्पिटल्स, चर्च और यूनिवर्सिटीज की फोटोज को देख पाते हैं, जहाँ पर कुछ महान लोगों ने काफी सारे डिसेबल्ड बच्चों की हेल्प करी थी। और बूम, इसी के साथ में शब्दम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी शब्दम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं कि यहाँ पर हुआ क्या क्या था। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से कॉमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए